नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आज की क्लास भी आगे बढ़ाते हैं। आपको जीएस में ज़रूर लाभ हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख पा रहे होंगे तो आप सवाल बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मेहनत करिए। कल मेरी एक देहरादून से दीपक जी हैं, उनसे बात हुई, काफ़ी लंबी वार्ता हुई और इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे हम लोग कि नंबर्स को कैसे मैक्सिमाइज़ करा जाए। देखिए, उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। साथ साथ एक समस्या जो सामने आई है उसे हम लोग देख भी पाए हैं कि देखो, अगर कोई समस्या है, जब तक आप उसका किसी के साथ डिस्कशन नहीं करोगे या बातचीत नहीं करोगे तो शायद कोई सॉल्यूशन निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि बात करना या कोई सलाह के रूप में या आप किसी भी तरीके से आप जैसा चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपन लोगों को। ठीक है, ये मेरा नंबर है ना। जीएस या उत्तराखंड में कोई भी समस्या आपको हो तो आप इस विषय पे बात कर सकते हैं। और बाकी 7902145122 ये आदित्य सर का नंबर है। आपको हिंदी और रीजनिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी बात करनी हो तो आप इनसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बाकी मेरा नाम आशीष है। ठीक है, मुझसे जीएस या उत्तराखंड के विषय में कोई भी अगर आपको चर्चा करनी है या किसी भी तरीके की सलाह या कुछ भी आपको बात करनी है तो आप मुझसे इस पर बात कर सकते हैं, आदित्य सर से इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए यार हम लोग उपलब्ध रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्लास, क्योंकि और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीक होने वाला है, इस वीक को मैं घमासान वीक कह रहा हूँ। ये वीक बड़ा खतरनाक होगा। इस वीक में ज़्यादा क्लासेज आएंगी आपकी और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरियाज़ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लास मिस आउट बिल्कुल मत करना, अंत तक बनना मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफी को लेकर के। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूँ तो मैंने लास्ट क्लास में आपका जलवायु को फिनिश किया था। अगर मैं आगे बढ़ूँ इस चीज़ को लेकर तो आज हम जो बात करने वाले हैं मृदा को। ठीक है, मृदा, सॉइल, मिट्टी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉइल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लगभग एक आध सवाल यहाँ से अमूमन देखने को मिल जाता है। आपने बहुत सारे पेपर में देखा होगा, इवन पीसीएस, लोअर पीसीएस, ये आरओ एआरओ का भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सॉइल हमेशा से सवाल बनते हैं यहाँ से। शुरुआत करेंगे इसकी, तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल होती क्या है। देखिए, जो आपने एक तरीके से एक परत देखी है, जो आप मिट्टी की परत देखते हैं, ज़मीन की परत देखते हैं, उस ज़मीन की परत पर जो दानेदार ऐसा करिए कि ज़मीन के ऊपर दानेदार परत, ये कहिए आप, ज़मीन के ऊपर जो दानेदार परत होती है उसी को हम मिट्टी बोलते हैं, उसी को हम सॉइल बोलते हैं, उसी को हम मृदा बोलते हैं। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मृदा बहुत सारे कणों से लेकर के बनती है, बहुत सारे कण उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कणों का ध्यान रखना है। पहला मृतिका। ठीक है, पहला कण क्या है? मृतिका, यानी कि क्ले। मृतिका के बाद गाद, गाद के बाद बालू और बालू के बाद बजरी। तो मुख्यतः अगर मैं आपसे कहूँ तो जो मिट्टी है, मिट्टी के 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पहला मृतिका है, दूसरा गाद है, तीसरा बालू है और चौथा बजरी है। ध्यान रखना, यहीं पे ध्यान रखना आपने कि मृतिका सबसे चिकना पार्ट होता है इसका, यानी कि सबसे चिकना कण होता है। दूसरी बात, सबसे बारीक कण होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो जो जितना बारीक कण होगा उसकी जल धारण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे अगर कणों के आकार की बात करूँ तो सबसे छोटा क्या होता है? मृतिका होती है। मृतिका से बड़ा क्या होता है? गाद होती है। गाद से बड़ा क्या होता है? बालू। और सबसे बड़ा क्या होता है? बजरी। ध्यान रखना, मृतिका सबसे पतली, सबसे आपका चिकना कण होता है, उससे मोटा गाद, गाद से मोटी बालू और सबसे मोटा बजरी। तो जल धारण क्षमता के बाद पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो बच्चे वो सबसे पतले पार्ट में होगी, ये आपकी मृतिका के अंदर होगी। तो आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता, यानी कि जल को सोखने की सबसे ज़्यादा क्वालिटी किसके अंदर होती है? वो मृतिका के अंदर होती है, गाद के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट 4 पार्ट आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा होता है, तो छोड़ना नहीं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। देखो, इसके अलावा आपको यहीं पे ध्यान रखना ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? देखो, कभी कभी बैठ जाता है पेपर में। तो ह्यूमस क्या होता है कि जिस तरीके से आप मिट्टी बनती है, तो मिट्टी की जो परत की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, बहुत सारी चीज़ें जिनका अपघटन होता है
और वही अपघटन से जो बनता है उसी को ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, आपको दो बातें ध्यान रखनी है ह्यूमस के लिए, दोबारा से सुन लो, मैं बता देता हूँ कि जो आपके पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, उन सब के अपघटन, क्षरण, उसके टूटने के बाद क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ह्यूमस में दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला ये कैसा पदार्थ है बच्चे, ये कार्बनिक पदार्थ है। पेपर में पूछा जाता है, ये एक बार फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया था इन्होंने, पूछा था कि ह्यूमस फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, इस तरीके से सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखना कि ह्यूमस क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा, मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस। हम लोग ऐसे कह सकते हैं जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, तो नमी बनाए बरकरार रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, नमी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण। नमी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार समझिए, देख लीजिए जरा क्वालिटी को। ठीक है, मार्कर मोटा किया है, आप लोगों ने कहा था तो थोड़ा सा ध्यान रखा है। ठीक है, आप लोगों का बड़ा प्यार भी मिल रहा है। बाकी कोई भी क्यूरी हो ज़रूर बात करना, आप लोग किसी भी विषय को लेकर के हो ज़रूर बात करना। दूसरी बात, वीडियो से अगर सीख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसके अलावा जल्दी ही मैं आप लोगों ना कंप्यूटर और करंट अफेयर की एक मिक्स क्लास लेके आने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ये वीक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीक को बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं है, एक भी क्लास हमें छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमस मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने मृतिका की बात करी आप लोगों से। तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने सुना होगा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय मृदा अनुसंधान परिषद, कुछ इस तरीके से बनता है, अनुसंधान, या भारतीय कृषि कह दीजिए आप, भारतीय एग्रीकल्चर है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसने क्या किया है कि मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा है। ठीक है, कितने प्रकार में बांटा गया है, मिट्टी को कुल मिलाकर के 8 भागों में बांटा गया है। इसमें से 3 भाग आज देखेंगे, 5 भाग अगले क्लास में देखेंगे। तो पहला भाग आपको जो देखना है और इम्पोर्टेंट भाग जो है वो महत्वपूर्ण बनता है आपका क्या, जलोढ़ मिट्टी। मैं इसे हटाऊँ यहाँ से। ठीक है, देखो थ्रू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। डिटेल में कभी मुझसे पढ़ेंगे तो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आर ओ को लेकर के, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं, कल थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे किसी विषय पे कि सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कोई समस्या है। देखिए वही बात जो मैंने दीपक जी को कही वही मैं आपको कहता हूँ। अब्दुल कलाम साहब एक बार इतने निराश हो गए थे कि उन्हें लगा था कि शायद जीवन सारा ख़राब हो जाएगा, वो एयरफोर्स में सिलेक्शन होने से रह गए थे। उन्हें समझाया गया था, उस समय कहा गया था कि हो सकता है कि ईश्वर ने आपको किसी और बेहतर काम के लिए चुना हो, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हो सकता है कि आप और हम आगे चल करके और कुछ बेहतर करें। ठीक है, इसलिए अपने सपनों को साकार करिए, मेहनत करिए, मन लगा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मिट्टी है उसी को मिट्टी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। इम्पोर्टेंट, देखो इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण है। जल ओढ़, जल ओढ़ का मतलब कि जो बार बार लगातार जल ओढ़ती रहेगी। और ये ध्यान रखना, जल के आने से क्या होता है कि जल के होने से ये होता है कि वो साथ साथ में अवसाद वहाँ के लाता है, उसके साथ मिट्टी, कंकड़, है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु के अवशेष, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आती है। तो इसलिए इसे लगातार क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अच्छा, इसके आपको नाम ध्यान रखना कि और कौन कौन से नाम है। एक इसका नाम है दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखो, जलोढ़ मिट्टी के दूसरे नाम क्या है, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, खाद्यान्न उत्पादन मिट्टी। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन मृदा या मिट्टी, डेल्टाई मृदा, ये भी इसी का ही नाम है। देखो ध्यान से समझना, खाद्यान्न उत्पादन इसका नाम इसलिए है कि लगभग आधी आबादी के अंदर, या मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार इसी मिट्टी का है, तो इस पर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करा जाता है। इसीलिए इस मिट्टी को हम खाद्यान्न उत्पादन मृदा या खाद्यान्न उत्पादन मिट्टी भी कहते हैं। डेल्टाई मृदा ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब एक मुख्य धारा बह कर के आती है वो अपने साथ क्या लाती है, अवशिष्ट पदार्थ या अवसाद वगैरह साथ लाती है। तो जब वो समुद्र में मिलेगी या इसकी स्पीड कम होगी तो ये क्या करता है कि जो बहा कर लाए गए हैं मिट्टी के कण, उन मिट्टी के कणों को छोड़ना शुरू करती है या मिट्टी को छोड़ती है। तो मिट्टी को जहाँ जहाँ छोड़ा जाता है उसके बीच में से जहाँ पानी को रास्ता मिलता है वो वहाँ से बहना शुरू कर देता है फिर। ठीक है, और जब वो बहना शुरू कर देता है तो ये जो आकृतियाँ बनती हैं, ये जो त्रिकोण आकृति बनती हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो बीच में मिट्टी वाला क्षेत्र बनता है, ये इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा प्राय क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, प्राय
उपजाऊ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। थोड़ा जानेंगे। अवसाद लाते हैं तो अवसाद में जो मिट्टी वगैरह सब बहा करके लाया जाता है उसी वो छोड़ते चलते हैं, वही पदार्थ क्या कहलाता है? आपका डेल्टा कहलाता है, उसी को डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है जलोढ़ मिट्टी में, आपने बता दिया इसके नाम महत्वपूर्ण है, दोमट, कछारी, खाद्यान्न उत्पादन मृदा और डेल्टाई मृदा। देखो जलोढ़ मिट्टी दो तरीके से आप कह सकते हो, एक होता है नवीन जलोढ़, यानी कि दो पार्ट में बांटूं, एक होता प्राचीन जलोढ़। यानी एक तरीके से देखो ये कहा जा सकता है ऐसा क्षेत्र जो नदी के आसपास के क्षेत्र में हो या नदी के संपर्क में हो, जहाँ लगातार पानी आता रहता हो। और देखो जब पानी आएगा तो अवसाद लेकर के आएगा, और अगर अवसाद लेकर के आएगा तो उस पर लगातार परत दर परत मिट्टी आती रहेगी, चढ़ती रहेगी, तो यहाँ पर लगातार उपजाऊपन बना रहता है। इसलिए इसका एक और नाम है खादर। इसी को क्या बोलते हैं? खादर भी बोलते हैं। और ध्यान रखना प्राय खादर क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है। दूसरी तरफ प्राचीन जलोढ़ यानी कि नदी से दूर वाला क्षेत्र, यहाँ मिट्टी जो एक बार है वही है, लगातार नई मिट्टी नहीं आती है, इसलिए इस क्षेत्र को एक तो हम बांगर बोलते हैं, और दूसरा प्राय ये इतना उपजाऊ नहीं होता जितना नवीन जलोढ़ होता है, जितना खादर होता है। खादर की अपेक्षा में कम उपजाऊ। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। खादर खेती उपजाऊ, बांगर बेकार कम उपजाऊ। ठीक है, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी से दो बातें क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, देखो भारत में ये मिट्टी क्या है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैली। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र पर मिट्टी है, तो सबसे ज़्यादा भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ। और देखो अगर सबसे ज़्यादा उपजाऊ है ये मिट्टी, इसलिए इसे उर्वरकों की यानी रसायनों की, खाद की ज़रूरत क्या पड़ेगी? वो कम से कम पड़ेगी। बात क्लियर है? इसलिए इसे उर्वरकों की क्या पड़ती है? आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। दूसरी बात, ये मिट्टी देखिए वैसे तो सब कुछ पैदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये धान की खेती के लिए बेहतर होती है। धान की खेती के लिए बेहतर, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो बालू, मृतिका, उन सब का तो मिश्रण यहाँ होता है। उन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा देखने की आवश्यकता हमें है नहीं है। आपको मैंने जितनी बातें बताई हैं जलोढ़ मिट्टी में, अगर आप इतना ध्यान रख लेंगे तो हमारा सवाल जलोढ़ मिट्टी से बन जाएगा। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली मिट्टी जो है हमारी वो है काली मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी देखिए यूकेपीएससी का बड़ा ही फेवरेट सवाल होता है, यहाँ से हमेशा से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक, वही सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे काली मिट्टी के और क्या क्या नाम है। रेगुर, रेगुर मिट्टी से बोलते हैं। इसे कपासी मिट्टी बोलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है इसका। ठीक है, देखो नाम सारे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना किसी भी नाम को आप छोड़ नहीं सकते हैं। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावे से इसका निर्माण होता है तो इसलिए लावा मिट्टी। ठीक है, लावे से निर्माण होता है, धरती के नीचे से निकलती है, लावा से निर्माण होता है, इसलिए लावा मिट्टी से बोलते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसी का नाम है, ब्लैक अर्थ। इसके अलावा स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसी को बोला जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये काली मिट्टी के नाम है। वो ये ध्यान रखना है, कपासी मिट्टी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, लावे से बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से लावा निकलता है और उसी लावे से क्या बनती है? ये मिट्टी बनती है, इसलिए इसका एक नाम लावा मिट्टी भी है। ठीक है, ध्यान रखना काली मिट्टी। तो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने जो आपको क्या बताई, सबसे पहले इसके नाम सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो मिट्टी मिलेगी आपको ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगी, जहाँ लावा वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार, इस वाले क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो मिट्टी कौन सी है? वो काली मिट्टी है। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर लेते हैं कि पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन अगर पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी ज़्यादा मिट्टी कौन सी मिलेगी, तो वो काली मिट्टी है। तो ध्यान रखना प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा मिलती है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय से लिख दिया मैंने, प्रायद्वीपीय भारत में नहीं, द्वीपीय इसी रखनी है भारतीय, ऐसा लिखो प्रायद्वीपीय, ये ठीक है।
प्रायद्वीप, हाँ नहीं ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा, हिंदी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है मेरे साथ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी है? देखिए प्रायद्वीप बोलते किसे हैं? ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र का तीन तरफ से हिस्सा, जिसका तीन तरफ से हिस्सा पानी से घिरा हो, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिट्टी मिलती है वो कौन सी है? वो काली मिट्टी मिलती है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना है, पहला ये कि कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर है, कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर कौन सी मिट्टी है? वो काली मिट्टी है, इसलिए इसका एक नाम क्या है? कपासी मिट्टी। ध्यान रखना, कपास वाली मिट्टी, ठीक है। दूसरी बात, कपास सबसे पहले किसने उगाई थी? सिंधु वासियों ने उगाई थी। ये सवाल भी कई बार पेपर में आता है और लास्ट ईयर लोअर पीसीएस के पेपर में यही सवाल पूछा गया था कि सिंधु वासियों ने क्या उगाई थी। सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय किसे जाता है? सिंधु वासियों को जाता है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से जो एक और महत्वपूर्ण सवाल काली मिट्टी से जो बनता है वो ये है कि काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है? किसकी वजह से, कौन सा रसायन या किस तत्व की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? तो ध्यान रखना, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, या इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टिटेनीफेरस लिखो आप ऐसा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो इस की वजह से क्या होता है कि इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ये काला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में सीधा पूछा जाता है कि किसकी वजह से मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। काली मिट्टी इतना ध्यान लगोगे तो ये मोस्ट अपना काम बन जाएगा। इसके अलावा तीसरी मिट्टी जो है इंपॉर्टेंट मिट्टी, वो भी है, उसका नाम है लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी, चलिए पूछा देखते हैं। लाल पीली मिट्टी नंबर 3 पे हमारी कौन सी? लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। देखो लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कायांतरित सैलों से होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ, ये पहाड़ है, इसके बीच में मैग्मा है, आपका पिघला हुआ पदार्थ, ठीक है। इसके जम जाने से या इसके विस्फोट के कारण एक नई चट्टानें बनती हैं जिसे हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। वही आग्नेय चट्टान के अंदर जब टूट फूट शुरू होती है, इसका क्षरण शुरू होता है, तो आपकी बनती है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानें। और यही अवसादी चट्टानें टूट फूट के साथ किस में बदलती हैं? ये बदल जाती हैं आपकी कायांतरित सैलों के अंदर या कायांतरित चट्टानों में। और यही कायांतरित चट्टान जब टूट फूट होती है तो इसी से बनती है आपकी लाल पीली मिट्टी। ध्यान रखिए, अग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानों से निर्माण किसका होता है? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लाल पीली मिट्टी किससे बनती है? कायांतरित चट्टानों से बनती है, कायांतरित सैलों से इसका निर्माण होता है, ठीक है। कायांतरित सैलों से, कायांतरित सैलों से किसका निर्माण होता है? आपका लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, ये लाल पीली मिट्टी का मतलब क्या है? देखिए जो होती जो लाल है, ये जब लाल मिट्टी पानी सोखती है तो ये कैसी हो जाती है? ये पीली मिट्टी हो जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी पानी सोखती है तो क्या हो जाती है? ये पीली मिट्टी हो जाती है। ध्यान रखना है। दूसरी बात, लोहे और सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ध्यान रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। दूसरी बात, ये जो मिट्टी आपको मिलेगी ये बेसिकली इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है, ये जो केरल के बगल में तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये मिट्टी जो है सबसे बेहतर है बाजरे की खेती के लिए, ठीक है। बाजरे की खेती इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा आप लोग इसमें एक सवाल और दे सकते हैं, जिस तरीके से काली मिट्टी का रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है, उसी तरीके से इस मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से कैसा होता है? लाल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से कैसा होता है? लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से कैसा होता है? लाल होता है। यहाँ के दो इंपॉर्टेंट सवाल है इस मिट्टी से, एक ये कायांतरित चट्टानों से इनका निर्माण होता है, और दूसरा इस मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी में आज की बात इतनी रखेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री वाला पार्ट दिखाता हूँ, उसे आगे बढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस आगे मिट्टी के जो 5 पार्ट बचे हैं वो लास्ट अगली क्लास में ख़त्म कर दूँगा मैं, ठीक है। चलो।
समझने की कोशिश करेंगे। आज जो टॉपिक मैंने लिया है, लास्ट क्लास में मैं आपको वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या वो सब मैं ख़त्म कर चुका था। यहाँ मैं जो आज बताने वाला हूँ वो आपका क्या है, जैन धर्म को थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म, ठीक, जैन धर्म को आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले जैन धर्म को देखिए। ऐसे तो एक क्लास में जैन धर्म खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा दर्शन है, उस दर्शन को आप क्षणों में नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। मैं आज इसे ख़त्म कर देता हूँ। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बता दूंगा उससे बाहर नहीं जा पाएगा, आप बस उसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहली बात, जैन धर्म की शुरुआत करने वाले देखिए यहाँ भगवान या एक तरीके से तीर्थंकर होते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर, और इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, इनका नाम है ऋषभ देव या आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ, ये इन्हीं का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका प्रतीक चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। इनका प्रतीक चिन्ह है आपका वृषभ, या एक तरीके से जिसे हम सांड कहते हैं। ठीक है, वो इनका क्या है, वो प्रतीक चिन्ह है। तो दो बातें क्लियर हो गई जैन धर्म से। इसके अलावा आपको जो यहाँ देखना है वो इनके अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन है, तो ये ध्यान रखना है। 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। देखो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ ये ध्यान रखने की जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं, तो 24। पहले कौन है, ऋषभ देव या आपके आदिनाथ, इनका नाम है। 24वें कौन है, महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह यही डाल लेते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, शेर। ठीक है, और देखिए इनके बारे में चर्चा बहुत करी जा सकती है। महावीर स्वामी ज़बरदस्त इंसान रहे हैं, बहुत एक तरीके से ना युग परिवर्तक करने वाले व्यक्ति थे। तो इनके बारे में कभी डिटेल में बात करूंगा, जब मैं डिटेल में कभी पढ़ाऊंगा आपको। अभी वीडियो पे फोकस करते हैं। बहुत चर्चा इनके विषय में करी जा सकती है, गौतम बुद्ध के विषय में, महावीर स्वामी के विषय में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पुराणों के विषय में बहुत लेटेस्ट चर्चा करी जा सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मेरे साथ ही चीज़ें बनाएंगे। देखिए जैसा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, मैं जो चित्र बनाने वाला हूँ, एक तरीके से मैं ग्राफ्स वगैरह का इस्तेमाल पढ़ने में बहुत ज़्यादा करता हूँ, जिससे दिमाग की ना एक, आप देखोगे कि दिमाग की एक तरीके से क्षमता है, आप उसमें देख सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ दृश्य के रूप में या ग्राफ्स के माध्यम से, बार्स के माध्यम से इस तरीके से पढ़ते हैं तो चीज़ें दिमाग में छपती हैं। तो आप लोग लिखने लिखाने का ध्यान रखा करें, थोड़ा सा उसी तरीके से बनाना जैसा मैं बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी के एक राजा हुआ करते थे, चेटक, उनकी बहन थी। इनके पुत्र का नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी इनके पुत्र का नाम है। इनसे जुड़ी भी कुछ बातें। सबसे पहली चीज़, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, ये 540 BC के आसपास कुंडग्राम में होता है। ठीक है, कोई पंगा नहीं है, 520 BC कुंडग्राम। और इनका जो कुल है वो जातक कुल है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार कुल भी पूछ बैठते हैं। इनकी मृत्यु 468 BC, ध्यान रखना। पावापुरी राजगृह, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, राजगृह पावापुरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है। बचपन का नाम इनके वर्तमान महावीर था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि तपस्या करी थी, उस तपस्या को आपको जरूर ध्यान रखना है। वो इनकी मतलब ज्ञान प्राप्ति जिसे हम बोलते हैं। देखिए ज्ञान प्राप्ति में लगभग इन्हें कितने साल लगे, 12 वर्ष लगे। और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो साल या सागौन की बात होती है, साल या सागौन का पेड़ था। इसके बाद उस गांव का नाम डालना पड़ता है जिस गांव के आसपास ये रहे होंगे, वो आपका जरम्बिक ग्राम है। जरम्बिक ग्राम, वो नदी जिस नदी के आसपास ज्ञान प्राप्त हुआ, रिजू पालिका, उस नदी का नाम है, क्या नाम है, रिजू पालिका। आप ऐसे ही बनाएंगे,
जैसा मैं बनाऊंगा, ठीक है। रिजुपालिका उस नदी का नाम है। तो ये ज्ञान प्राप्ति आपने बतानी है। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद। प्रथम उपदेश इनका कहाँ पे था, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि आपका ये राजगृह पावापुरी में इनका क्या हुआ था, प्रथम उपदेश हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, इसका मतलब होता है कि ये पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी का संबंध। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम है, यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। इनकी पत्नी और इनसे अगर मैं कहूँ तो एक पुत्री थी जिसका नाम क्या है, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था वो एक जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ था, जमाली। और जमाली से दो बातों का ध्यान रखना। पहली चीज़, ये इनका क्या थे, प्रथम शिष्य भी थे, यानी कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन है, जमाली। और इसी व्यक्ति ने सबसे पहले विरोध भी करा था किसका, महावीर स्वामी का। तो प्रथम शिष्य, प्रथम विरोधी। इसके अलावा इसमें कुछ बचता है तो मैं देख लेता हूँ। बचपन का नाम हो गया इनके, प्रथम उपदेश हो गया, निर्वाण हो गया। देखिए मृत्यु को निर्वाण भी कह सकते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हो गई, चिन्ह हो गए, जमाली, ठीक है, ये बातें हो गई। तो आपको ये ऐसे ही बनाना है। सिद्धार्थ त्रिशला इनकी माता है, महावीर स्वामी इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनसे एक पुत्री है प्रियदर्शना, इसकी शादी हुई जमाली के साथ। तो जमाली कौन है, इनका पहला शिष्य है और पहला विरोधी। स्वामी जी से याद रखना है कि इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 BC राजगृह पावापुरी में हुई थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। ज्ञान प्राप्ति में 12 वर्ष लगे, साल या सागौन के पेड़ के नीचे, जरम्बी ग्राम और रिजुपालिका नदी। और पहला उपदेश उन्होंने दिया था कहाँ पे, राजगृह के अंदर। बात क्लियर हो जाएगी। देखो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आप ऐसे ही बनाना अपनी कॉपी में ना, ज़्यादा इस तरीके से कुछ नहीं करना है। जितनी बातें बता रहा हूँ इतना ध्यान रखना है बस। इसके अलावा देखो इसमें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पंच महावर्त की व्यवस्था है। पंच महावर्त, पंच महावर्त एक तरीके से मैं कहूँ तो 5 सूत्र जिस पर टिका है आपका जैन धर्म। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन 5 व्रतों का अच्छे से पालन कर ले तो वो सुख और दुख के जो चक्र है उससे बाहर हो जाता है। वो कौन कौन से हैं, पहला अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, किसी पे हिंसा नहीं करनी है, उत्पीड़न नहीं करना, शोषण नहीं करना। सत्य बोलना है। अपरिग्रह, संपत्ति का अर्जन नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। और ब्रह्मचर्य यानी कि अपनी जो आपकी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि आपकी इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण आपका अगर है तो उसी को हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ठीक है। कई लोग इससे ना मिसकंसेप्शन मानते हैं, इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं ब्रह्मचर्य को। इंद्रिय यानी कि हर प्रत्येक चीज़, यहाँ पे जिह्वा की बात भी हो रही है, यहाँ पे आँखों की बात भी हो रही है, यहाँ पे आपकी स्किन की बात भी हो रही है, यहाँ पे आपके मुख की बात भी हो रही है, आपके कानों की बात भी हो रही है। उस पर अगर आपका पूर्ण नियंत्रण है तो आप ब्रह्मचारी कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपकी इंद्रियों और कर्मा यानी कि कर्मों पे जो आपका डूअर आपका वर्क है उस पर पूर्ण नियंत्रण अगर आपका है तो ब्रह्मचर्य। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी ने जो पंच महावर्तों में व्रत जोड़ा था या जो महावीर स्वामी ने दिया है वो कौन सा है, वो 5वां ही है। और वो क्या है, आपका ब्रह्मचर्य। तो कई बार ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने किसको जोड़ा था इसमें, तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके अलावा इनके त्रिरत्न को आपको ध्यान रखना है। त्रिरत्न का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इसे 3 रत्न बोला जाता है, ठीक है। यानी कि 3 चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता है। सम्यक ज्ञान कि आपको वास्तविक और सच्चे ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए, आप उसके सीकर होने चाहिए, यानी कि आपको खोजी होना चाहिए वास्तविक और सच्चे ज्ञान को लेकर के। दूसरा सम्यक दर्शन, आपका सत्य में विश्वास होना चाहिए, आपका दर्शन, आपकी फिलोसफी, आपका विचार, आपके मनोभाव वो एकदम से आप क्या होना चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। आप एक बेहतर इंसान बनने की
तरफ बढ़ने चाहिए। अगली बात सम्यक चरित्रा, यानी कि आपकी चरित्र का मतलब यहाँ पे इंद्रियों और कर्मों को लेकर के ये कि इंद्रिया और कर्म आपके क्या होने चाहिए, वो बेहतर होने चाहिए, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो 3 तरीके के दर्शन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म के ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, वो ग्रंथों की रचना, जैन धर्म के ग्रंथों की रचना, ठीक है, ये किस भाषा में बेटा, वो पाली भाषा में, ठीक है। ध्यान रखना, पाली भाषा या अर्धमगधी बोलते हैं, ठीक है, पाली भाषा या अर्धमगधी भाषा में ग्रंथों की रचना। इसके अलावा जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, जैन साहित्य को पूर्व आगम बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, जैन साहित्य को पेपर में आता आगम, आगम बोलते हैं। इसके अलावा एक साहित्य है, ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है, महावीर स्वामी के जीवन पर लिखा गया एक ग्रंथ है, ध्यान रखना, भगवती सूत्र, ठीक है। यहाँ तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा देखो आपको जैन संघ को देखना है, यानी कि अगर मैं जैन की बात करूँ तो जैन जो है वो 2 हिस्सों में टूटे। जैन संघ 2 हिस्सों में टूटी। पहला हिस्सा एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। पहला हिस्सा श्वेतांबर, श्वेतांबर, दूसरा हिस्सा है दिगंबर, दिगंबर नहीं, दिगंबर। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है श्वेतांबर में। पहला कि श्वेतांबर के प्रमुख कौन है, वो है आपके स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ये ध्यान रखना कि श्वेतांबर जो जैन संघ है उसके कौन है, वो स्थूलभद्र है, ये ध्यान रखना आपने। दूसरा ध्यान रखना है कि इन लोगों ने आगम ग्रंथ को स्वीकार किया है, आगम ग्रंथ स्वीकार, यानी कि एक तरीके से मैं आपसे कहूँ कि मैंने बताया ना कि जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं, तो इन लोगों ने आगम ग्रंथ को स्वीकार किया। दिगंबरों में आपको ध्यान रखना है पहली चीज़ कि दिगंबर के प्रमुख कौन है, वो है भद्रबाहु, और इन्होंने आगम ग्रंथ को अस्वीकार किया है, आगम को अस्वीकार। तो 2 बातें तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर 2 जगह टूटते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीज़। इसके अलावा यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट बातें और बचती हैं, उन्हें निपटा देते हैं कि इनकी 2 जैन संगतियाँ हुई हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 2 बार इनकी एक तरीके से धार्मिक सम्मेलन है। वो कहाँ कहाँ हुए हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण है, देखो आप बताओगे। प्रमुख जैन संगतियाँ, प्रमुख जैन संगतियाँ, तो पहली वाली अगर देखोगे, फर्स्ट ध्यान रखना कहाँ हुई है, तो पहली हुई है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र बिहार का हिस्सा है। उसके बाद उसके ये कब हुई है, 300 BC, 300 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष कौन रहा है, स्थूलभद्र रहा है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ की मुख्य व्यास क्या है कि जनसंघ का विभाजन हो जाता है, साथ ही जो इनके ग्रंथ है उनका दोबारा से संकलन होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना पहली कब हुई है, कहाँ हुई है, और अध्यक्ष कौन है, ठीक है। दूसरी यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरी जैन संगति इनकी हुई है बल्लभी, गुजरात के अंदर, बल्लभी गुजरात में पड़ता है। कब हुई है ये ध्यान रखना है, 512 AD। और इनके जो अध्यक्ष थे यहाँ पे वो ध्यान रखना आपने, देवधीरगण, देवधीरगण, या इन्हीं का दूसरा नाम है क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, ठीक है। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैन धर्म में कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत है, जितना अगर आपने पढ़ लिया तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। देखिए 80% की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।